नमस्कार सभी साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें जीव विज्ञान की तरफ। ठीक है, जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की, वर्गीकी की। अक्सर ये रहता है, हमने देखा है कि लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आता है और वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और याद करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। तो क्यों ना आज हम इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। बहुत मजा आएगा, अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम थोड़ा सा जीव विज्ञान के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन छोटे में ही आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जीव विज्ञान की तरफ। जीव विज्ञान की तरफ, जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? एक बायो और एक लॉजीज। बायो का मतलब क्या रहता है? जीवन। और लॉजीज का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन हम इसमें करते हैं। जीवन का अध्ययन मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन। जीव जंतुओं का अध्ययन जिससे हम करते हैं उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। पहली बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। और यदि हम बात करें जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। वैसे तो तीन में ही बटा हुआ है, लेकिन अभी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में? एक जंतु विज्ञान में, दूसरा वनस्पति विज्ञान में। ध्यान से देखना, बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, एक जंतु विज्ञान में, एक वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है? 200 अलग अलग पेड़ों का अध्ययन किया है। 200 अलग अलग पेड़ों का क्या किया? इन्होंने अध्ययन किया है। तब जाके इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हिस्टोरिया प्लैंटेनम। हिस्टोरिया प्लैंटेनम। ठीक है, ये पुस्तक इनकी पुस्तक है थियोफ्रेस्टस, जिसमें इन्होंने हिस्टोरिया प्लैंटेनम एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने 200 पेड़ों का क्या किया है? लगभग उनका अध्ययन किया है और उसके बाद ये पुस्तक लिखी है। जंतु विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो इनका जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु जी को। अरस्तु जी को। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमोलियम। कौन सी है? हिस्टोरिया एनिमोलियम। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है? 500 अलग अलग जंतुओं का अध्ययन किया है और उसके बाद इस पुस्तक को क्या है? इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा फैक्ट है, पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा याद कर लेना। यदि मैं इसमें आपको एक फैक्ट और बताऊं तो जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, एक चिकित्सा शास्त्र और होता है, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र, इनके भी जनक लिख लेना, हिप्पोक्रेट्स। कौन? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो तीनों का हमने इसमें आपको बता दिया कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायो का मतलब जीवन, लॉजिस का मतलब अध्ययन, जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, दो भागों में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में बांटा गया है इसको। जंतु विज्ञान की पर एक पुस्तक लिखी है अरस्तु जी ने, हिस्टोरिया एनिमोलियम, और वनस्पति विज्ञान पर थियोफ्रेस्टस जी ने एक पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिया प्लैंटेनियम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने एक स्टोरी समझ ली है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो प्राणी जगत दो भागों में बांटा जाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकी के जनक किसको कहा जाता है? लीनियस भाई साहब को। किसको? लीनियस भाई साहब को। लीनियस भाई साहब को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी में ही बताया गया, वर्गीकी में जब अपन वर्गीकरण करते हैं प्राणी जगत का, तो इसी में बताया गया कि प्राणी जगत को दो भागों में बांटा जाता है। किसमें? दो भागों में बांटा जाता है। किस प्रकार से बांटा जाता है? तो देखिए, एक तो होता है एक कोशिकीय,
एक तो होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब आ गया पेज फंसने वाले सवाल, ठीक है। एक तो होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के बारे में बात करें तो जिसमें केवल और केवल एक कोशिका होती है, जिसमें क्या होती है, केवल और केवल एक कोशिका, मतलब एक कोशिका जिसमें होती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक कोशिकीय कहलाते हैं। और बहुकोशिकीय में जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, बहुत कोशिकाएं रहती हैं, कोशिकाएं। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में कोशिका क्या है। कई बार ये भी आता है कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो देखो दोस्तों, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चाहे तुम हमारे हाथ ले लो, चाहे हमारे तुम सर ले लो, चाहे मतलब सब जगह कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं से ही हमारा शरीर बना हुआ है। अब एक कोशिका के अंदर ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं, मतलब यदि हम इसको भी निकालेंगे तो इसके अंदर भी एक कोशिका मिलेगी आपको। अपन किसी भी भाग को निकालेंगे उसमें अपन को छोटी छोटी कोशिकाएं भरी रहती हैं। तो कोशिकाओं से ही हमारे ऊतक बने हैं, ध्यान से सुनना, कोशिका से ही हमारे ऊतक बने हैं, ऊतक से ही हमारे अंग बने हैं, अंग से ही हमारा क्या बना है, शरीर बना है। आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। तो जब कोशिका होती है, कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक बनते हैं, ऊतक मतलब टिश्यू, और ऊतकों से मिलकर ही अंग बनते हैं, क्या, अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर ही क्या बनती है, हमारी मतलब बॉडी बनती है। क्या बनती है, बॉडी बनती है। अंग मतलब हाथ, पैर, कान, नाक, जो भी अंग है वो किन से बने हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं। और कोशिका मतलब ऊतक कैसे बने, कोशिकाओं से मिलकर बने, मतलब ढेर सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक बनती है, और ऊतक मिलकर अंग बनते हैं, और अंग मिलकर बॉडी बनती है। ये आप समझ सकते हो। जिस प्रकार से हमारा जो घर बनता है उसमें ईंट होती है, ईंटों को लगाते जाओ दीवार बन जाएगी, दीवारों को लगाते जाओ मकान बन जाएगा। इस प्रकार से ये सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो ये सारा बात है एक कोशिकीय में, जिसमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जिसमें बहुत कोशिकाएं होती हैं। अब इसके बाद हम बात करें, एक कोशिकीय संघ में केवल और केवल एक संघ रखा जाता है। तो एक कोशिकीय संघ में केवल एक संघ रखा जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ संघ। और बहुकोशिकीय में हम 9 संघ रखते हैं। कितने, 9 संघों को रखा जाता है, 9 संघों को लगभग रखा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यूनिसेलुलर में कितने अंग रखे जाते हैं और मल्टी सेलुलर में कितने अंग रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़ा सा आगे। तो ये क्या है, हमारा प्रोटोजोआ संघ है। तो पहले हम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 9 संघ मल्टी सेलुलर को पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, पहले प्रोटोजोआ संघ की, प्रोटोजोआ संघ के बारे में। प्रोटोजोआ संघ के बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि प्रोटोजोआ संघ का सबसे पहले नामकरण किसने किया। तो गोल्डफिश ने किया। किसने, गोल्डफिश ने किया। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रोटोजोआ संघ का प्रोटोजोआ नाम किसने रखा है, तो गोल्डफिश भाई साहब ने रखा है। ध्यान से सुनना, प्रोटोजोआ संघ में एकदम सूक्ष्म जीव रखे जाते हैं। कितने सूक्ष्म जीव रखे जाते हैं, मैंने पहले ही बताया है। हम उस तरीके का पढ़ेंगे जिससे हमें तुरंत समझ में आ जाए। रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, केवल और केवल थोड़ा सा कंसेप्ट उनको समझ लोगे तो आप पेपर में क्या कर दोगे, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो गोल्डफिश ने प्रोटोजोआ संघ का नाम किया है। इसमें अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जीव, जिनकी केवल एक कोशिका रहती है। और ये क्या करते हैं, ये केवल स्थिर रहती हैं, स्थिर रहती हैं। क्या करते हैं ये, स्थिर रहते हैं। और इसमें यदि हम बात करें तो इनके शरीर में कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता, कोई भी ऑर्गन मतलब अंग नहीं पाया जाता।
दूसरी चीज, इनके शरीर में किसी भी प्रकार के टिश्यू नहीं पाए जाते। टिश्यू मतलब ऊतक नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? ना तो ऑर्गन पाए जाते, ना टिश्यू पाए जाते। ये व्यक्ति ना तो इनमें श्वसन तंत्र वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता, लेकिन ये सांस कहां से लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। कहां से? त्वचा से सांस लेते हैं। त्वचा से ये क्या करते हैं? अपनी सांस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब ध्यान से सुनना, अपन एक बार दोबारा देख लेते प्रोटोजोआ संघ में बात क्या क्या की गई है। सबसे पहले इसका नामकरण किसने किया? तो गोल्डफिश ने किया। इसमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव रखे जाते हैं। तीसरा, ना तो इनमें ऑर्गन पाया जाता है, ना ही इनमें कोई टिश्यू पाए जाते हैं, स्थिर रहते हैं। चौथी बात इनमें कि इनके शरीर में कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता, टिश्यू नहीं पाया जाता। तो ये जो लेते हैं बाहरी सतह से श्वसन लेते हैं। बाहरी सतह से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में अपन बात करते हैं तो अमीबा हो गया। अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, पेपर में डायरेक्ट आता है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। इसके बाद आता है हमारा क्या? पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। क्या? चप्पल के आकार का। पैरगोन चप्पल का नाम सुना होगा, तो पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, तो इसमें कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जीव चप्पल के आकार का होता है? तो पैरामीशियम होता है। इसके बाद युगलीना। युगलीना हो गया। ठीक है, पादप और जंतुओं के बीच में ये क्या करता है? एक जो सांकर का काम करता है। क्या का काम करता है? एक सांकर का काम करता है। ठीक है, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलीना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एसीटेबुलेरिया हो गया। एसीटेबुलेरिया हो गया। एसीटेबुलेरिया हो गया। और अगला है ट्रिपेनोसोम। ट्रिपेनोसोम गैबियंस हो गया। ट्रिपेनोसोम गैबियंस हो गया। ट्रिपेनोसोम गैबियंस हो गया। 5 चीज हमने अच्छे से पढ़ी। इनको एग्जाम्पलों को अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, एसीटेबुलेरिया, ट्रिपेनोसोम गैबियंस। इस चीज को आप ध्यान रखना। पता है, यदि जब हम उनमें पढ़ेंगे, चलो मैं उसी में बताऊंगा, जो अभी फालतू में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। अभी अपन ये याद करते हैं कि प्रोटोजोआ संघ में केवल ये 5 नाम अपन को पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ये हमारा हो गया प्रोटोजोआ संघ खत्म। इसके बाद चलते हैं हम किस पे? मल्टी सेलुलर पे। इस पे मल्टी सेलुलर पे। तो मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हम देखो बहुकोशिकी पे चलते हैं। हम किस पे? बहुकोशिकी पे हम चलते हैं, जिनमें से सबसे पहले इसके कितने 9 अंग हैं। तो पहले हम पहले वाले पे चलते हैं, जिसका नाम है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा, जिसको फाइलम पोरीफेरा के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाइलम पोरीफेरा के नाम से भी जानते हैं। फाइलम पोरीफेरा के नाम से भी जानते हैं। फाइलम पोरीफेरा के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, संघ पोरीफेरा होते किस प्रकार से? पहला पार्ट, तो दोस्तों संघ पोरीफेरा जो अपने समुद्र होते हैं, समुद्र की जो चट्टानें होती हैं वहां पर पाए जाते हैं। चट्टानों पर क्यों पाए जाते हैं? तो क्योंकि जो नमक होता है वहां नमक मिलता है। तो पहली बात यह कि संघ पोरीफेरा में जो खारे नमक में जो जीव रहते हैं उन्हें संघ पोरीफेरा में रखा गया है। खारे नमक में मतलब समुद्री चट्टानों पर, किनोर में। ठीक है, दूसरी बात, इनमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इनमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, स्पंजी आकार के होते हैं। जैसे अपन स्पंजी बॉल देखिए, तो स्पंजी बॉल को अपन ये दबाते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, ऐसे दबाते हैं फिर पानी बाहर निकल जाता है। तो स्पंज टाइप के इनमें रहते हैं। तो इनमें क्या रहते हैं? छिद्र रहते हैं। तो स्पंज टाइप के रहते हैं। ये हमें इसमें अच्छे से याद करना है। तो पहला कि ये केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, और समुद्र में भी कहां पर? खारे पानी में, खारे तटों पे पाए जाते हैं। और दूसरी बात इसमें कि देखो पहले ये खारे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में।
ठीक है, समुद्री तटों पर पाए जाते हैं, तटों पर। और दूसरा स्पंज के आकार के होते हैं, स्पंज के आकार के होते हैं, होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो जब इनके शरीर में छिद्र होते हैं, स्पंज के आकार के होते हैं, तो उनको कायम रखा गया है संघ पोरिफेरा में। इसके एग्जाम्पल देख लो जरा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है इसका साइकस। एग्जाम्पल अपन को रटना है। पहला एग्जाम्पल है साइकस। देखो ज्यादा बिल्कुल उलझनों में नहीं पड़ना है, वीडियो को शुरू से देखना, एंड तक आपको अभी याद हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, साइकस हो गया पहला। दूसरा हो गया अपना यू स्पंजिया हो गया दूसरा। तीसरा हो गया अपना यूप्लेक्टेला हो गया। और चौथा अपना हो गया, देखो साइकस हो गया, यू स्पंजिया हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, चौथा अपना हो गया स्पंजिला हो गया। इसमें केवल और केवल ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रख लो, आपकी नैया पार लगा देगा ये संघ पोरिफेरा। ठीक है, तो संघ पोरिफेरा को आप ध्यान से समझना। इसको फाइलम पोरिफेरा के नाम से, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, इसको फाइलम पोरिफेरा के नाम से भी जाने जाते हैं। स्पंज के आकार के होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि छिद्र होते हैं। पानी मैंने बता दिया आपको, पानी स्पंज के आकार का। उसी प्रकार एग्जाम्पल देख लो, इसके साइकस हो गया, यू स्पंजिया हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पंजिला हो गया। इसके अलावा इसमें हमें कुछ नहीं रटना, तिजोरियां बिजोरियां क्या है हमें कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे बारे में, दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, इसके दूसरे वाले पार्ट पे पहला क्या हो गया हमारा संघ पोरिफेरा, दूसरा हमारा हो गया सीलेंट्रेटा। जिन्हें हम प्रवाल जीव भी कहते हैं। क्या प्रवाल जीव भी कहते हैं? सीलेंट्रेटा, जिन्हें हम प्रवाल जीव भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? सीलेंट्रेटा जीव में क्या रहता है? धागे नुमा रहते हैं। कैसे? धागे नुमा रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, केवल समुद्र में। और मेन बात इसमें यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। सबसे आईएमपी बात, बाकी हमें कुछ याद नहीं रखना है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। सीलेंट्रेटा में क्या रहता है? सबसे पहले कि धागे के आकार के होते हैं। किसके? धागे के आकार के। तो ठीक है, तो पहली बात इसमें कि ये धागे के आकार के होते हैं। दूसरी बात ये केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ? केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। और तीसरी बात, मोस्ट आईएमपी बात, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। अब मुद्दा आता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ का नाम तो आपने सुना होगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि मूंगा चट्टानों से बना है, सीलेंट्रेटा जीवों से बना है। हम पढ़ते भी हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ का किससे निर्माण हुआ? तो सीलेंट्रेटा जीवों से निर्माण हुआ, मतलब प्रवाल जीव से उनका निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं, जिससे ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हो गया। किसका? ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हो गया। तो मुद्दा जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ काय से बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। कौन से जीव? तो सीलेंट्रेटा जीव क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं। मोस्ट आईएमपी, इसको लगा लेना। एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल इसमें क्या है? सबसे पहले हाइड्रा। दूसरा इसमें एग्जांपल है क्या? ऑरेलिया। और तीसरा इसमें है मूंगा जीव। ठीक है, तो हाइड्रा, ऑरेलिया, मूंगा। अब ध्यान रखना है, इसमें एक और चीज और समझ लेना। ये जो ऑरेलिया है, इसी को ही हम जेली फिश के नाम से भी जानते हैं। जेली फिश के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये फिश नहीं है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि जेली फिश क्या मछली है?
तो जेलीफिश मछली नहीं है, वो जीव है। कौन सा? प्रवाल जीव है। ठीक है। ऑरेलिया, हाइड्रा के बारे में ध्यान रखना कि इसकी जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और दूसरी बात ये, ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी और ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, ऑरेलिया, मूंगा चट्टानें आती हैं और हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ऑरेलिया कोई जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये फिश नहीं है। तीसरा, ल्यूवेनहॉक की खोज, जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। ये हमने इसमें बात कर ली सिलेंट्रेटा प्रवाल जीव में। अगले हम चलते हैं प्लेटीहेल्मंथीज पे। प्लेटीहेल्मंथीज पे किस पे? प्लेटीहेल्मंथीज पे। ये संघ में क्या रखता है भैया? प्लेटीहेल्मंथीज में क्या रखता है भैया? पहली बात ये सुनना दोस्तों कि ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये है कि ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, किसी भी चीज के लिए, हम उनको क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कौन से हैं? परपोषी जीव हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये सब क्या है? परपोषी जीव हैं। अब हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं? ये स्थिर अवस्था में रहते हैं। स्थिर अवस्था में रहते हैं। तीसरी चीज, इनको भोजन कहां से मिलता है? तो हम मनुष्यों से, पालतू पशुओं से, जंतुओं से जब वो जाते हैं ना, चलते हैं, तो उनकी जो सतह रहती है, सतह से ही इनको भोजन प्राप्त होता है। किनको? प्लेटीहेल्मंथीज जीवों को। ठीक है। तो पहली बात हम इसमें क्या जानेंगे प्लेटीहेल्मंथीज जीवों में? ये क्या है? परपोषी है। परपोषी स्थिर अवस्था में रहती हैं। और इनको कहां से भोजन की प्राप्ति होती है? हमारी जो सतह है, हमारे जो निशान है, पैरों के निशान है, वहां से क्या होता है? इनको भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो निशान से भोजनों की प्राप्ति होती है मनुष्यों। ध्यान रखना, लिख लेना यहां पर, निशानों से भोजन की प्राप्ति होती है। प्राप्ति किससे? मनुष्यों, जीव जंतुओं आदि से। ठीक है। जीव जंतुओं आदि से। आदि से क्या होती है? आदि के निशानों से इनको क्या होती है? भोजन की प्राप्ति होती है। ये आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पहला एग्जाम्पल। दूसरा है फैसियोला। ठीक है। और तीसरा है अपना ट्रिनिया सोरियम। ठीक है। ट्रिनिया सोलियम। तो तीन इसके एग्जांपल ध्यान रखना, प्लेनेरिया, फैसियोलिया, ट्रेनिया सोलियम। ये आपको इसमें याद रखना है प्लेटीहेल्मंथीज। चौथा, इसको चौथे को ध्यान रखो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको, पेपर पास करना है, मास्टर नहीं बनना है। एसके हेल्मंथीज में हमें क्या पढ़ना है? तो एसके हेल्मंथीज का पहली बात है कि ये जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, मतलब कुछ जीव स्वयं भी खाना बनाते हैं, खुद अपने आप पे स्वतंत्र होते हैं, और कुछ जीव जो रहते हैं वो परपोषी रहते हैं, मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है? स्वपोषी एवं परपोषी दोनों रहते हैं। स्वपोषी एवं परपोषी दोनों रहते हैं, समुद्री जीव होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का नाम रख लो, एस्केरस थ्रेडवर्म। ये इसका एक एग्जाम्पल है, मोस्ट आईएमपी, इसको याद रखना क्योंकि इसका एक ही एग्जाम्पल मुख्य है। एसके हेल्मंथीज में एस्केरस थ्रेडवर्म को एग्जाम्पल को आप रख लेना, स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एनालिडा ग्रुप पे। आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा आईएमपी, इस पे आप स्टार लगा लेना अच्छे से। याद रखना एनालिडा ग्रुप जो है स्वपोषी भी होता है,
परपोषी भी रहता है। मतलब कुछ जीव क्या रहते हैं, स्वपोषी भी रहते हैं, कुछ जीव परपोषी भी रहते हैं। कुछ जीव स्थल में रहते हैं तो कुछ जीव समुद्र में रहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना कि ये सब प्रकार के रहते हैं। तो ठीक है, इसमें पहले आप रख लेना स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। एनालिडा ग्रुप के लोग। इसका मुख्य जो एग्जाम्पल है उसको आप याद रखना, केंचुआ, केंचुआ और एक है जोंक। केंचुआ और जोंक, इसको आपको याद रख लेना। इसका एक मुख्य जो बात है वो भी याद रखना कि केंचुए की क्या है, कोई भी आंख नहीं होती। इसकी क्या नहीं होती, आंख नहीं। उसका केंचुए का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पोरेटिमा पोस्थुमा। पोरेटिमा पोस्थुमा, ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखना। तो केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, पोरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना एनालिडा ग्रुप में। अब चलते हम अगले ग्रुप की तरफ। ज्यादा नहीं पढ़ना, छोटे छोटे में खत्म करना है जो हमें काम देगा। इसका चलते अपन आर्थ्रोपोडा संघ पे। किस पे, आर्थ्रोपोडा संघ की तरफ चलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ में जो बात कही गई है, ये बहुकोशिकीय जीवों में सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर में सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें देखो मकड़ी भी आती है, कीट भी आते हैं, मधुमक्खी भी आती हैं, और हम किसको जानते हैं, बिच्छू भी आते हैं, और केकड़ा भी आता है, कॉकरोच भी आता है, आदि आते हैं। बहुत लोग आते हैं इसमें, बहुत लोग, क्योंकि बहुत बड़ा संघ है तो बहुत लोग आते हैं। लेकिन मुख्य हमें कौन सा याद रखना है, एक मकड़ी का याद रखना है, एक कीट का याद रखना है। ठीक है, ये दोनों हमें बिल्कुल याद रखना है, और एक जो बिच्छू को याद रख लेना। तीनों को याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, अंतर क्यों बोला मैंने आपको कि कीट का पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कीट जो वर्ग है वो किस में शामिल होता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल रहता है कीट वर्ग। ध्यान रखना, कीट कौन से होते हैं, जिनके 6 पैर होते हैं। जिनके 6 पैर होते हैं वो कीट वर्ग में शामिल होते हैं। और याद रखना, मकड़ी कीट वर्ग में शामिल नहीं होती। कभी कभी हम बोल देते हैं मकड़ियों को कीट बोल देते हैं। ध्यान रखना, मकड़ी कीट वर्ग में शामिल नहीं होती, क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए ये कीट वर्ग में शामिल नहीं होती। कभी कभी हमें लगता है कि मकड़ी एक कीट है, तो नहीं है, मकड़ी एक कीट। किस संघ में शामिल है, आर्थ्रोपोडा संघ में। ध्यान रखना इसको। इसका चलते हम अगले पे। ठीक है, अगला है हमारा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, तो एकाइनोडर्मेटा पे यदि हम चलें तो इसमें मुख्य जो बात है पहली, उसको ध्यान रखना कि ये सब क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव होते हैं। और दूसरा इसमें याद रखना एक कि इन सब की सतह पर कांटे होते हैं। क्या होते हैं, कांटे होते हैं सतह पर। सतह पर कांटे होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। कांटे होते हैं इनके सतह पर, पूरे बदन पर। ठीक है, इसके एग्जांपल सुन लेना मुख्य एकाइनोडर्मेटा के। पहला स्टारफिश, स्टारफिश। दूसरा है स्टार कटल, स्टार कटल। ठीक है, तीसरा है समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, जिसको हम सी ककम्बर भी कहते हैं, सी ककम्बर भी कहते हैं, समुद्री खीरा। और चौथा है ब्लू स्टार, ब्लू स्टार। ये चारों आप ध्यान रखना, स्टारफिश, स्टार कटल, समुद्री खीरा जिसको सी ककम्बर भी कहा जाता, और चौथा है ब्लू स्टार। ये सारे के सारे जीव एकाइनोडर्मेटा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समुद्री घोड़ा इसमें नहीं होता। समुद्री घोड़ा इसमें नहीं होता। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में शामिल होता है। समुद्री घोड़ा किसमें, मत्स्य वर्ग में शामिल होता है। समुद्री घोड़ा इसमें शामिल नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, अगले में हम चलते हैं। ये एकाइनोडर्मेटा हो गया।
इसके बाद हम चलते हैं मोलस्का में। किसमें? मोलस्का में। तो मोलस्का संघ में यदि हम बात करें तो मोलस्का संघ में, मोलस्का से याद रखना कि मुलायम जीव होते हैं इसमें। कौन से? मुलायम जीव होते हैं इसमें। कौन से होते हैं जीव? मुलायम जीव होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे सीप, दूसरा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, इसको ध्यान रखना, ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। तो ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मोलस्का हो गया। और अगला अपना एक बड़ा ग्रुप आता है कार्डेटा ग्रुप, कार्डेटा संघ। अब कार्डेटा संघ में को 5 और भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि कार्डेटा संघ भी बहुत बड़ा संघ है, क्योंकि इसी में ही हम आते हैं, इसी में ही हम आते हैं। देखो कार्डेटा संघ को कौन से 5 भागों में बांटते हैं? पक्षी वर्ग में बांट देते हैं। आपको टेंशन मतलब मैं आगे गहराई में नहीं ले जाऊंगा। पक्षी वर्ग में, मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में, चौथा सर्प वर्ग में या फिर स्तनधारी वर्ग में, चौथा स्तनधारी वर्ग ले लो, और 5वां सरीसृप वर्ग में, 5वां सरीसृप वर्ग में, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम आगे ना जाते हुए यहीं पर ही इस वर्ग को समझ लेते हैं, वरना इसको डालेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि सर ने फिर छोटा क्या पढ़ाया, सभी तो सर ने और लोग औरों की तरह पढ़ा दिया। तो इसको अपन समझ लेते हैं यहीं पर ही। तो पक्षी वर्ग में क्या रहता है? 2 प्रमुख पक्षियों को याद कर लो, एक ऑस्ट्रिच को, एक शुतुरमुर्ग को, ठीक है। ऑस्ट्रिच को याद कर लेना, शुतुरमुर्ग को याद कर लेना, ठीक है। पहली बात, शुतुरमुर्ग क्यों? ठीक है। सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि पक्षी वर्ग में 2 नाम प्रमुख हैं, एक शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, और एक है हमिंग बर्ड, एक है हमिंग बर्ड। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, ठीक है। मत्स्य वर्ग में आप 2 चीजें याद रख लेना, एक समुद्री घोड़ा को याद रख लेना, समुद्री घोड़ा को, दूसरा इसमें एक गैम्बुशिया को याद रख लेना, बता रहा हूं क्यों, गैम्बुशिया को। तीसरा इसमें शार्क को याद रख लेना, शार्क को। शार्क को इसलिए याद रख लेना क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती, क्या? हड्डी रहित होती है, ये हड्डी रहित होती है। समुद्री घोड़ा समुद्री घोड़ा है। गैम्बुशिया, गैम्बुशिया इसलिए क्योंकि इसको मॉस्किटो फ्लाई भी कहा जाता है, क्या? मॉस्किटो फ्लाई भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गैम्बुशिया जीव को, गैम्बुशिया यदि जो मत्स्य वर्ग में जो शामिल होता है, उसको यदि हम कुएं में यदि डाल देते हैं, तो कुएं में क्यों डालते हैं? जिससे कि वहां पर क्या ना हो, मॉस्किटो ना हो, मच्छर ना हो। तो ये क्या करता है? मच्छरों को भगा देता है या फिर मार देता है, भगा देता है, ठीक है। तो गैम्बुशिया इसलिए जरूरी है, ठीक है। पक्षी वर्ग में आप, मत्स्य वर्ग में आप याद रखना। स्तनधारी वर्ग में आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य वगैरह सब स्तनधारी, जो भी कुत्ते बिल्ली सब ये क्या है, स्तनधारियों में आ जाते हैं। उभयचर में भी आप याद रख लेना, और सरीसृप में आपको देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपने जो वर्गीय से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसको हमने समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमने टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, जो कि 2 घंटे का टॉपिक है या फिर 2.5 घंटे का टॉपिक है, उसको हमने आधे पौन घंटे में समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो को आपने 2 बार भी देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, हाल ही में जो एग्जाम जो आ रहे हैं जल्दी, तो उनमें हम क्या इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ सकते कि हमें बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ पाए। इसलिए जरूरी है कि छोटा सा एक क्रैश कोर्स टाइप में हो। तो उसी प्रकार से मैंने आपको जो कोशिका विज्ञान जो वर्गीकी है, टैक्सोनॉमी, वो समझाने का प्रयास किया है। अगला यदि मैं वीडियो लाता हूं तो उसमें हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पर प्यार मिलता है तो मैं अगला वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।